इस गहन विश्लेषण यानी आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का मिशन काफी स्पष्ट है लेकिन साथ ही थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी। चुनौतीपूर्ण इसलिए क्योंकि आज की जानकारी बहुत व्यापक है। बिल्कुल। आज जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है उसका शीर्षक है मार्च 2026 भारत के रणनीतिक विकास और वर्तमान मामले। और आज के समय में हर दिन इतनी खबरें आती हैं ना। हाँ, हर तरफ सूचनाओं का ऐसा अंबार लगा है कि ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ध्यान कहाँ दिया जाए। सही कहा। ऐसे में ये चर्चा सही मायनों में एक शॉर्टकट साबित होने वाली है। एक ऐसा शॉर्टकट जो बिना किसी सिरदर्द के एक सुविज्ञ और जागरूक नजरिया प्रदान करेगा। और हमारे आज के स्रोतों में बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण, नीतिगत बदलावों से जुड़े और राष्ट्रीय उपलब्धियों से जुड़े कुल 11 महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं। हम्म श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये जानकारी केवल किसी परीक्षा को पास करने या किसी मीटिंग में होशियार दिखने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका दायरा उससे कहीं बड़ा है। हाँ, बल्कि ये असल में उस दिशा को डिकोड करने के लिए है जिस ओर देश तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? शुरुआत करते हैं बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़े एक ऐसे कदम से जिसने सच में ध्यान खींचा है। स्रोत के अनुसार भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वाली खबर। हाँ, एकदम। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी कवच सुरक्षा प्रणाली लागू कर दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब दिल्ली मुंबई मार्ग तो देश का सबसे व्यस्त और भारी दबाव वाला रूट है ना? बिल्कुल, सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहीं है। आमतौर पर नई तकनीक का परीक्षण किसी शांत या कम भीड़ वाले रूट पर किया जाता है, तो सीधे इतने बड़े रूट पर इसे क्यों उतारा गया? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये देश की अपनी स्वदेशी तकनीक पर उस असीम भरोसे को दर्शाता है। भरोसा मतलब इसे किसी छोटे रूट पर ना आजमाकर सीधे दिल्ली मुंबई जैसे औद्योगिक और व्यापारिक महामार्ग पर स्थापित करना, ये बताता है कि ये तकनीक प्रयोग के चरण से बाहर आ चुकी है। ओहो, यानी ये अब टेस्टिंग फेज में नहीं है। एकदम सही। अगर हम कवच को आसान भाषा में समझे ना, तो ये केवल पटरियों पर लगा कोई साधारण ब्रेक नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि हर ट्रेन के चारों ओर एक अदृश्य वाईफाई बुलबुला या एक डिजिटल शील्ड है। अच्छा, मतलब ट्रेनें एक दूसरे से डिजिटल रूप से बात कर रही हैं? बिल्कुल। पटरियां, सिग्नल और ट्रेन का इंजन, ये सभी लगातार एक नेटवर्क के जरिए संपर्क में रहते हैं। अगर किन्हीं दो ट्रेनों के ये डिजिटल बुलबुले आपस में टकराते हैं या सिस्टम को लगता है कि दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ रही हैं। हाँ, आमने सामने आ रही हैं, तो लोको पायलट के कुछ करने से पहले ही सिस्टम खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है। वाह, ये तो कमाल है। ये मानवीय चूक को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। देश के इंजीनियरिंग ढांचे का अब इस तरह पर पहुंचना, वो भी पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों से, वैश्विक मानकों को चुनौती देने जैसा है। ये अदृश्य बुलबुले वाली उपमा सच में इसे समझने में आसान बनाती है। और जब हम जटिल नेटवर्क्स और चुनौतियों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान से जो आंकड़े आए हैं ना, जल जीवन मिशन वाले, हाँ, वे चौंकाने वाले हैं। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान ने 100% ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये सच में एक विशेष उपलब्धि है। जब कोई 100% सुनता है तो लगता है कि ये सिर्फ एक और सरकारी आंकड़ा है, लेकिन राजस्थान के भूगोल को देखते हुए ये कोई छोटी बात नहीं लगती मुझे। सच कहूं तो ये प्रशासन के लिए किसी लॉजिस्टिक बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा। कैसे? राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की कल्पना कीजिए। सैकड़ों किलोमीटर फैले हुए रेतीले धोरे, भीषण गर्मी और ऐसे गांव जहां एक घर से दूसरे घर की दूरी ही कई किलोमीटर होती है। हाँ, बिल्कुल। वहां पानी का स्रोत ढूंढना, फिर उन दूर दराज के इलाकों तक पाइपलाइन बिछाना, और सबसे बड़ी बात, उन पाइपों में पानी का दबाव बनाए रखना ताकि हर अंतिम छोर के घर तक पानी पहुंचे। ये इंजीनियरिंग और प्रशासनिक समन्वय का एक असाधारण उदाहरण है। सही कहा। ये सिर्फ लोहे या प्लास्टिक के पाइप बिछाने का काम नहीं है, इसका सीधा असर ग्रामीण जीवन पर पड़ता है। खासकर महिलाओं पर। हाँ, महिलाओं पर, जिनका आधा दिन सिर्फ पीने का पानी ढोने में निकल जाता था। ये उनके समय और स्वास्थ्य के लिए एक जीवन बदलने वाला बदलाव है। और यही इसका असली महत्व है। जब बुनियादी ढांचा मजबूत होता है तो समाज का वो वर्ग सबसे ज्यादा सशक्त होता है जो हाशिए पर था। बिल्कुल। ये उपलब्धि साबित करती है कि अगर जमीनी स्तर पर नीतियों को सही नीयत से लागू किया जाए तो भूगोल की कठोर बाधाओं को भी हराया जा सकता है। बुनियादी ढांचे के इसी विस्तार की एक और कड़ी उद्योग जगत से जुड़ी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने
उड़ीसा के पारादीप में। इफ्को के नए प्लांट का उद्घाटन किया। हाँ, इफ्को के नए सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 का उद्घाटन किया है। पारादीप पहले से ही एक बड़ा बंदरगाह है। वहां इस नए प्लांट का होना सिर्फ एक फैक्ट्री खुलने से ज्यादा बड़ा कदम लगता है मुझे। इसे ना हमें ग्लोबल सप्लाई चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के नजरिए से देखना होगा। वो कैसे? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और हमारी खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सल्फ्यूरिक एसिड इन उर्वरकों को बनाने के लिए एक अत्यंत आवश्यक रसायन है। एकदम। अब इस प्लांट को पारादीप जैसे तटीय क्षेत्र में स्थापित करने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? इसका सीधा मतलब ये है कि विदेशों से जो भी कच्चा माल जहाजों से आएगा वो सीधा बंदरगाह पर उतरेगा और वहीं पास के प्लांट में प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, मतलब बीच के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और समय दोनों बचेंगे। एकदम। इसे सप्लाई चेन रेजिलियंस कहते हैं। ये न केवल उत्पादन क्षमता को तेज करेगा बल्कि उर्वरक निर्माण में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। हाँ, ये दिखाता है कि औद्योगिक नीतियां अब सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे रणनीतिक रूप से लॉजिस्टिक लागत को कम करने पर भी केंद्रित हैं। ये तो हुई उद्योगों और कंक्रीट के विकास की बात, लेकिन यहाँ ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है पर्यावरण वाले मोर्चे पर। हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री पर्यावरण के मोर्चे पर एक ऐसा तथ्य पेश करती है जिस पर पहली बार में यकीन करना ही मुश्किल होता है। वाराणसी वाला विश्व रिकॉर्ड। बिल्कुल, वाराणसी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहां मियावाकी पद्धति का उपयोग करके केवल 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे। हाँ, केवल 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। मेरा मतलब है 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे। ये भौतिक रूप से कैसे संभव है? क्या आसमान से बीज बरसाए गए थे? नहीं, ये कोई हवाई बीजारोपण नहीं था। यहाँ में मियावाकी पद्धति को समझना जरूरी है, जो मूल रूप से जापान से आई है शायद। हाँ, जापान से आई है। इसे अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक जंगल का कंप्रेस्ड जिप फाइल बनाने जैसा है। जिप फाइल? वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, सामान्य तौर पर जब पौधे लगाए जाते हैं तो उनके बीच काफी दूरी रखी जाती है। लेकिन मियावाकी पद्धति में देशी प्रजातियों के पौधों को एक दूसरे के बेहद करीब लगाया जाता है। इससे होता यह है कि पौधे सूरज की रोशनी पाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ओहो, और अगल बगल फैलने के बजाय सीधे ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इस तरीके से लगाया गया जंगल सामान्य जंगल की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और शायद ज्यादा घना भी होता होगा। हाँ, 30 गुना ज्यादा घना होता है। रही बात 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाने की, तो इसके लिए एक विशाल जन भागीदारी और एकदम सटीक माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी होगी। यानी हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर पहले से तय की गई जगहों पर एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से ये काम किया होगा। ये शहरी क्षेत्रों में हरियाली वापस लाने का एक बेहद आक्रामक और शानदार तरीका है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे शहर अब कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। सही कहा। इतनी कम जगह में घने जंगल उगाने की ये तकनीक शहरी पर्यावरण के लिए सच में एक संजीवनी साबित हो सकती है। हाँ, अब जब हम शहरों में नए जंगल बना रहे हैं तो जो हमारे पुराने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके बारे में क्या? उसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। हाँ, यहाँ पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट सुरक्षित के दूसरे चरण का जिक्र है, जो विशेष रूप से हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड के संरक्षण पर केंद्रित है। ये बहुत अहम है। हिम तेंदुआ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोच्च शिकारी यानी एपेक्स प्रेडेटर है। एपेक्स प्रेडेटर होने का क्या महत्व है यहाँ? जीव विज्ञान का एक सीधा सा नियम है। अगर किसी जंगल या पहाड़ का सर्वोच्च शिकारी सुरक्षित है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके नीचे की पूरी खाद्य श्रृंखला सुरक्षित है। बिल्कुल, इसके नीचे की पूरी खाद्य श्रृंखला और पूरा जंगल सुरक्षित है। हिम तेंदुए को बचाने का अर्थ सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है। तो और क्या है? इसका अर्थ है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों और ग्लेशियर्स को बचाना जो भारत की कई प्रमुख नदियों के स्रोत हैं। ये प्रोजेक्ट उसी गहरे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास है। और ये स्थिरता केवल जंगलों और पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीतियों और सूचकांकों में भी झलक रही है। नीति आयोग वाले इंडेक्स की बात करिए ना आप। हाँ, स्रोत के अनुसार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2025-26 में केरल एक बार फिर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो केरल का लगातार टॉप पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सतत विकास या सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं होता। तो इसमें और क्या शामिल होता है? इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता,
और गरीबी उन्मूलन जैसे मानक शामिल होते हैं। मतलब समाज का हर पहलू। जी, केरल का मॉडल ये दिखाता है कि जब सामाजिक बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश किया जाता है तो उसका परिणाम एक स्थिर और सस्टेनेबल समाज के रूप में सामने आता है। और पर्यावरण व स्थिरता की ये सोच अब देश की सीमाओं से बाहर भी जा रही है। श्रीलंका वाले समझौते की बात कर रही हैं? हाँ, भारत ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों नजरों से काफी अहम है। वो कैसे? दक्षिण एशिया हमेशा से ऊर्जा के लिए बाहरी देशों के जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहा है। श्रीलंका के साथ सौर ऊर्जा ग्रिड को जोड़ने या तकनीक साझा करने का मतलब है कि भारत अब इस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी लीडर के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। यानी ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम। हाँ, ये एक स्पष्ट संदेश है कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा पेट्रोल या कोयले से नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी और क्षेत्रीय सहयोग से आएगी। ऊर्जा से आगे बढ़ते हुए अब चर्चा को समाज और नीतिगत फैसलों की तरफ ले चलते हैं। हाल ही में एक ऐसा नीतिगत बदलाव जमीनी स्तर पर लागू हुआ है जिसकी चर्चा वर्षों से हो रही थी। CAA की बात कर रहे हैं आप? जी, स्रोत सामग्री बताती है कि असम के कछार जिले की दीपाली दास नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति बन गई हैं। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और नीतिगत विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? देखिए, कई वर्षों तक यह विषय संसद की बहसों, कानूनी ड्राफ्ट और सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रहा। लेकिन दीपाली दास को यह प्रमाण पत्र जारी होना इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी ने अब इस कानून को औपचारिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया है। एकदम सही। ये एक नीति के सैद्धांतिक रूप से कागजों से निकलकर जमीनी वास्तविकता में बदलने का एक स्पष्ट उदाहरण है। ये नीति के क्रियान्वयन का एक सीधा तथ्य है। समाज के एक और अहम हिस्से की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था ना? हाँ, राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब कोई पूछ सकता है कि सरकार के पास तो पहले से ही दर्जनों पोर्टल और वेबसाइट्स हैं, तो इस नए पोर्टल में ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल पहले समस्या ये नहीं थी कि योजनाएं नहीं थीं। तो समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जानकारी बहुत बिखरी हुई थी। अगर किसी महिला उद्यमी को अपने छोटे व्यवसाय के लिए ऋण चाहिए तो उसे किसी एक विभाग के वेबसाइट पर जाना पड़ता था, कौशल विकास के लिए किसी दूसरे पोर्टल पर और कानूनी सहायता के लिए किसी तीसरे मंच पर। ओहो, ये तो सच में काफी उलझन भरा रहा होगा। बिल्कुल। नारी शक्ति समर्थ पोर्टल इसी बिखराव को खत्म कर रहा है। ये एक यूनिफाइड डैशबोर्ड यानी एक एकीकृत मंच है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, ये सरकारी तंत्र के साथ उलझने की उस परेशानी को कम करता है ताकि अफसर सीधे उन तक पहुंच सकें जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच में एक व्यवहारिक समाधान है। इसी तरह का एक व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी देखने को मिल रहा है। वो टैक्स वाला उत्सव? हाँ, स्रोत में GST बचत उत्सव का जिक्र है। सच कहूं तो टैक्स और उत्सव यानी त्योहार, ये दो शब्द एक ही वाक्य में सुनना काफी अजीब लगता है मुझे। अजीब तो है। टैक्स चुकाना तो हमेशा एक बोझ माना जाता है, फिर ये उत्सव कैसे हो सकता है? और यहीं पर व्यावहारिक मनोविज्ञान यानी बिहेवियरल साइकोलॉजी का असली खेल है। वो कैसे? अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि जब आप कर प्रणाली या अनुपालन को एक पेनल्टी या डर के रूप में पेश करते हैं तो लोग उससे बचने के रास्ते ढूंढते हैं। ये तो मानवीय स्वभाव है। लेकिन जब आप इसे एक उत्सव का नाम देते हैं, इसके साथ कुछ इंसेंटिव या पुरस्कार जोड़ देते हैं, तो आप व्यापारियों के सोचने का नजरिया बदल रहे होते हैं। एकदम। यह व्यापारियों को डराने के बजाय उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में खुशी खुशी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की एक रणनीति है। टैक्स को त्योहार बना देना, ये वाकई सोचने का एक नया और अनोखा तरीका है। और नए तरीकों की बात चली रही है तो स्रोत के आखिरी बिंदु पर आते हैं, खेलो इंडिया वाला अपडेट। हाँ, जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचक है। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम में 2 नई विधाओं को शामिल किया है, मल्लखंब और योग। यह सांस्कृतिक जड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। आमतौर पर मल्लखंब को हम गणतंत्र दिवस की परेड में एक सांस्कृतिक झांकी के रूप में देखते आए हैं। हाँ, मैंने भी टीवी पर ही देखा है ज्यादातर। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मल्लखंब एक लकड़ी के खंभे पर किया जाने वाला ऐसा जिम्नास्टिक है जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। सच में इसे देखना ही अपने आप में अचंभित कर देता है। इसमें जिस स्तर की शारीरिक ताकत,
लचीलेपन और एकाग्रता की जरूरत होती है ना, वो दुनिया के किसी भी आधुनिक ओलंपिक खेल से कम नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस खंबे पर बैलेंस कैसे बनता होगा। अब सोचिए, जब इसे खेलो इंडिया जैसे प्रतिस्पर्धी मंच पर लाया जाता है तो क्या होता है? ये सिर्फ एक भूली बिसरी कला नहीं रह जाता। ये युवाओं के लिए करियर बन जाता है, प्रतिस्पर्धा बन जाता है। बिल्कुल। इसी तरह योग, जिसे अक्सर सिर्फ ध्यान या बीमारियों के इलाज के रूप में देखा जाता है, हाँ, एक शांति वाली छवि है योग की। उसे खेल विधा के रूप में मान्यता देना उसकी शारीरिक और एथलेटिक क्षमता को दुनिया के सामने लाना है। ये हमारी प्राचीन विरासत को एक आधुनिक प्रतिस्पर्धी ढांचा देने का प्रयास है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर आज के इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो एक बेहद विरोधाभासी लेकिन खूबसूरत तस्वीर उभरती है। कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे पास दिल्ली मुंबई रूट पर कवच प्रणाली है जो वाईफाई बुलबुले जैसी अत्याधुनिक तकनीक से ट्रेनों को सुरक्षित कर रही है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तानों में पाइपलाइनों का जाल बिछाकर पानी पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा के बंदरगाहों पर विशाल रसायन कारखाने लग रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी तेजी से वाराणसी के बीचों बीच मियावाकी तकनीक से 1 घंटे में घने जंगल उगाए जा रहे हैं। हिमालय की चोटियों पर हिम तेंदुओं को बचाने की मुहिम चल रही है। केरल सतत विकास के मॉडल पेश कर रहा है और श्रीलंका के साथ सौर ऊर्जा के ग्रिड जोड़े जा रहे हैं। ये एक ऐसा विकास मॉडल है जो सिर्फ आगे भागने में यकीन नहीं रखता, बल्कि अपनी जड़ों को भी सींच रहा है। श्रोताओं के लिए यह समझना सबसे अहम है कि एक राष्ट्र के विकास को सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों या कंक्रीट की इमारतों से नहीं मापा जा सकता। सही बात है। यह विश्लेषण दिखाता है कि असली विकास वो है जहां कवच जैसी तकनीक आपको भविष्य की ओर ले जाएं और मल्लखंब जैसी विधाएं आपको आपकी जमीन से जोड़े रखें। यह अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और पर्यावरण के ठहराव के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश है। एकदम सटीक। और इसी संतुलन से आज का वह अंतिम सवाल पैदा होता है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण को देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि भविष्य के भारत की पहचान केवल उसकी अत्याधुनिक तकनीक या गगनचुंबी इमारतें नहीं होंगी? ये सोचने वाली बात है। जब एक ही समय में कवच जैसी विश्व स्तरीय स्वदेशी तकनीक दौड़ रही है और खेलो इंडिया के मैदानों में सदियों पुराना मल्लखंब खेला जा रहा है, तो क्या यही विरोधाभास हमारी असली ताकत है? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या अत्यधिक आधुनिकता और अत्यंत प्राचीन जड़ों का ये मिश्रण ही उस नए युग की नींव है जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं? श्रोताओं के लिए यह एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस रोमांचक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।